दोस्तों हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल राइट में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि मूल अधिकार किस संविधान में कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार के प्रावधान क्या क्या है, बेसिक उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 12 देखा, उसके बाद आर्टिकल 13 देखा कि आर्टिकल 13 जलता हुआ आग है, जो कोई अगर सरकार हल्का भी टच करती है उतना जल के राख हो जाता है। अगर जलता हुआ आग को आप छूते हैं ना तो हाथ जल जाता है ना, वैसे आर्टिकल 13 का आता है, उसके बारे में पढ़ा। और आप अभी तक हमारे जो 2 वीडियो अगर फंडामेंटल राइट को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए फंडामेंटल राइट के 2 वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो देखिए। अगर नहीं भी देखते हैं फिर भी आगे समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को एक होलिस्टिक पूरा जानकारी होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट है क्या, शुरुआत कहाँ से होता है। चलिए तो हम आज आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 14 के बारे में थोड़ा 15-16 समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 से 35 तक हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के बारे में बताया गया। क्या? फंडामेंटल राइट। और इसी फंडामेंटल राइट में आज हम आर्टिकल 14 के बारे में आज देख रहे हैं, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष। आखिर अनुच्छेद 14 में कहा क्या गया है? तो कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। मतलब विधि जो कानून है ना, सबको एक समान तरीके से ट्रीट करेगा और सबको एक समान प्रोटेक्ट करेगा, कहने का मतलब यही है। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। आगे देखते हैं, कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब हमारा जो सरकार है जो राज्य है, वो राज्य हमारे देश के किसी भी नागरिक को विधि के जो कानून है, कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि तुमको हम कानून तुम्हारे लिए नहीं है, कानून इन लोगों के लिए, कानून इन लोगों के लिए नहीं है, कानून उन लोगों के लिए है, कानून अमीरों के लिए है, कानून गरीबों के लिए नहीं है। आप कुछ ऐसा हमारी सरकार नहीं बोल सकती, सबके लिए एक समान है, वही लिखा गया इसमें। सब पर अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति, यहाँ देखिए, नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निकाय, कंपनी, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह के विधिक व्यक्तित्व सम्मिलित है। मतलब जो लीगल जो व्यक्ति है वो भी इसको सम्मिलित है। कह रहे कि विधि का जो विचार है, जो विधि के समक्ष समता का विचार है, आखिर इस समता का विचार आया का, जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ, आप लोगों को शुरू में बताया था कि जो हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है हमारे अमेरिका से। लेकिन इस संविधान के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 में 2 बातें लिखी गई है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समता की बात है कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई। इसका मूल विचार कहाँ से आया? तो ब्रिटेन से आया, अमेरिका से नहीं आया, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से आया। जबकि विधियों का समान संरक्षण, की विधि सबके लिए एक समान है, विचार कहाँ से आया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस पे लगाइए VBI, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें PQI है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PCS लेवल एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना बनी रहती है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संविधान में कैसे किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आएगा कानून, मतलब आप थाने में गए, अगर मैं गया थाने में और सलमान खान गए थाने में और सलमान खान बोले कि भाई मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे मुझे तो वैल्यू देना चाहिए, तुम तो एक आम इंसान हो, तुमको कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन कानून जितना कानून मेरे लिए है उतना कानून सलमान खान के लिए। कहने का मतलब यही है, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं रहेगा, सब एक समान है। और साधारण विधि जो नॉर्मल कानून है वह न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार करेगा। जो हमारे कानून है ना, वो सबके लिए एक समान है। न्यायालय में जाएंगे तो वह जैसे सलमान खान के लिए भी जो कानून है वो कानून मेरे लिए भी है, एक समान है, किसी के लिए कोई बड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, विधि के ऊपर नहीं है। कहने का मतलब है कोई भी कानून है, कानून कोई भी है, जैसे मान लीजिए कि अगर गए हैं, जिला का अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, मान लीजिए SP है, देखिए आपके खिलाफ वो काम कर रहा है, उसको भी सजा मिलेगा क्योंकि उसके लिए भी प्रावधान है, वो तुमसे बड़ा नहीं है। कानून के समान, कानून के समक्ष उसको भी, तुम्हारा भी जितना अधिकार है उसको भी उतना अधिकार है। ठीक है, वो एग्जाम पास करके अधिकारी बना हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अधिकारी गैर अधिकारी दोनों एक समान है। विधि कानून इसके लिए नहीं, उसके लिए अलग कानून, तुम्हारे लिए अलग कानून। वो गलती करेगा उसको भी सजा मिलेगा, तुम गलती करोगे तुमको भी सजा मिलेगा। ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। और आगे क्या कहता है हमारे 14 कि हमारे देश में जितने भी नेतागण है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, हम आर्टिकल 105 में लिखा गया वो सब पढ़ेंगे। देखिए अभी समान एक जनरल टेंडेंसी देखते हैं
करके दूसरे शब्द में विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों एवं अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता होता है। करे कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब अगर विधि है तो उसके समक्ष सबके लिए समान नियम होना चाहिए। अगर भेदभाव बिल्कुल नहीं, समान व्यवहार की बात करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक विचार है, इसको नेगेटिव कहा गया है। जो विधि के समक्ष समता की बात करता है वो कहा है नकारात्मक विचार। नकारात्मक क्यों? आप लोग सोच रहे हैं भाई इतना अच्छा बात है, लेकिन इतना अच्छा बात है गरीबों के लिए, इतना अच्छा बात अमीरों के लिए नहीं है, इतना अच्छा बात उस अंबानी के लिए नहीं है जो लाखों रुपया फंडिंग करता है हमारे राजनीतिक पार्टियों को। तो किसके लिए है? अगर केस मुझ पे होता है तो ठीक है कि मैं अपने अधिकार के लिए लड़ने जाऊंगा, लेकिन वही केस अगर किसी अन्य अमीरजादे के ऊपर होता है तो उसके लिए तो नेगेटिव हो गया। तो वही कहा रहा है कि सरकार की निगाह में एक नकारात्मक भावना है कि सबको एक समान तुम कैसे देख सकते हो, लेकिन आर्टिकल 14 कहता है सबको एक समान। लेकिन सरकार सोचती है भाई क्या मतलब सबको एक समान? बताओ कि अगर जो हमारे देश के सबसे ज्यादा टैक्स पेयर अमीर व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा योगदान कर रहा है, उनके लिए वही कानून रहेगा। सरकार जो संविधान का था हाँ हाँ उनके लिए भी वही कानून रहेगा, किसी और के लिए नहीं। इसको नेगेटिव तरीका से इसको देखा गया, इसको नेगेटिव से निकाला गया। जबकि जो दूसरा विचार है ना वो सकारात्मक है, उसको पॉजिटिव कहा गया। जो दूसरा विचार है उसको क्या कहा गया है? पॉजिटिव कहा गया है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय माने क्या है? दोनों का उद्देश्य यही है कि हमारे कानून के द्वारा सबको एक न्याय दिया जाए, समानता के साथ न्याय दिया जाए, अवसर की उपलब्धता कराया जाए। ऐसा ना हो कि कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई ये है, कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको न्याय दिलाने की बात की गई। करे कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि नहीं समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार हो रहा हो। कहने का मतलब है कि हमारे देश में हमारे देश में कुछ वंचित वर्ग के लोग हैं, जैसे दलित समुदाय हो गया, उस समुदाय में जो हरिजन जाति हो गया, उन हरिजनों में अभी भी देश में देखा जाता है कि उन लोगों को हम लोग समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने बगल में बैठाने के लिए तैयार नहीं है, उनसे हाथ मिलाने के तैयार नहीं है, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने आप को ऊंचा समझते हैं, उन लोगों को नीच समझते हैं। अगर समाज में जहां ऐसा कुछ देखने को मिलता है वहां आर्टिकल 14 लागू नहीं होता। कहने का मतलब है अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो फिर अगर ये वाला असमानता कैसे ये वाला असमानता हमारे समाज में बर्दाश्त की जाएगी? वहां पे आप अनुच्छेद 14 नहीं लगा सकते। आपको वहां पे पहले समानता दिखानी पड़ेगी तभी तो 14 काम करेगा। वही बात करने की कोशिश करें। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। इस श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, लेन देन, तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकार करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए। मतलब समाज में जो डिवाइडेशन किया गया है, समाज को जो बांटा गया है, वो समाज एक विवेकपूर्ण तर्क से होना चाहिए। अगर किसी को हल्का सा अधिकार दिया गया, आर्टिकल 14 क्या कहता है? हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो संविधान में लिखा गया विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है। तो समता का मतलब क्या होता है? समानता नहीं। बहुत सारे टीचर से पढ़ा देते हैं, बता देते हैं कि विधि के समक्ष समानता, सीधे बोल देंगे विधि की समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। ध्यान रखिए लिखा गया विधि के समक्ष समता। समता का मतलब ये होता है, स्पष्ट किया गया है कि अगर समाज के कुछ वंचित वर्ग है और काफी दबे हैं, अगर देखिए एक होता है समानता, अगर यहाँ पे ए खड़ा है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, एक है समानता। इसके लिए एक कानून होना चाहिए कि इसको समानता की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन, एक ये वाला हो गया ए, एक ये वाला हो गया बी। इस समाज ने इसको इतना इतना वंचित किया है, कभी इतना इनका विकास हो नहीं पाया, अभी इनके बराबरी तक नहीं आ पाए हो, इतना वंचित है। लेकिन ये आर्टिकल 14 कहता है कि इसमें समानता नहीं देखेंगे आप। यहाँ पे समानता वाली रूल आर्टिकल 14 काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इनको थोड़ा सा सपोर्ट करके हम इनको यहाँ पहुंचाएंगे, उसके बाद समानता की बात होगी। वही यहाँ पे है हमारे समाज के जो दलित समुदाय है, जो हरिजन समुदाय है, उन लोगों को हम आरक्षण क्यों देते हैं? आरक्षण इसीलिए देते हैं कि उनको थोड़ा सा प्रमोट करके हम इनके बराबर में लाएं, तब ना समानता स्थापित कर पाएंगे। इसमें आर्टिकल 14 यहाँ पर लागू नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें विवेकपूर्ण तरीका से इनको पृथक किया गया है। इनको बताया गया है कि समाज में आप ऐसे हैं, इसके लिए इन लोगों को थोड़ा सा न्याय दिलाने के लिए बात करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ध्यान से देखिएगा। और विधि का शासन, इसमें कहा गया है ना कि जो विधि का शासन, एक तो विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। अब विचार आता है विधि का शासन। जो हमारे डायसी हैं, एक ब्रिटिश न्यायवादी जिनका नाम है, एक ब्रिटिश न्यायवादी मतलब एडवोकेट जनरल होंगे एक वहाँ के डायसी। इनका मानना था कि विधि के समक्ष समता का विचार,
विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। जैसे हम कहते हैं विधि का शासन, मतलब विधि के शासन का मतलब क्या होता है, मतलब जो हमारे देश में कानून है उसी का रूल चलेगा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का रूल नहीं चलेगा। किसका रूल चलेगा? विधि का शासन होगा, संविधान का शासन होगा, कानून का शासन होगा। जब हम कहते हैं कि कानून का शासन हो रहा है, जब हम कहते हैं कि विधि का शासन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? विधि के समक्ष समता का बात करते हैं। अगर विधि के शासन है तो विधि सबके लिए एक समान है, और विधि के समक्ष समता कहते हैं जिसके अंदर निहित है कि विधि का शासन का बात किया जा रहा है, तरह की इच्छा शक्तियों का अनुपस्थिति। जब कहते हैं कि हम विधि के समक्ष शासन की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति कहाँ से आ गई बताइए? जैसे मान लीजिए हम थाने में केस लिखवाने गए, थाने में एक मैं गया केस लिखवाने, एक सलमान भाई गए केस लिखवाने। मैं गया, बोल रहा भाई तुम्हारा केस नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखा भाई? तुम्हारा केस, मुझे मन नहीं कर रहा है तुम्हारा केस लिखा। सलमान खान गए, हाँ सर बताइए आपका केस क्या लिखना है। तो यही हो गया, यहाँ असमानता हो गई ना। तो वही बोलता है इच्छा शक्ति की अनुपस्थिति। तुम थानेदार हो, तुम अपने इच्छा से काम नहीं कर सकते। जो कानून बना गया है, जो विधि है, विधि का शासन है, तुम्हारा शासन नहीं है। तुम विधि पढ़कर, तुम कानून पढ़कर ही काम कर सकते हो। तो कानून की पुस्तक में सबको बराबर अधिकार दिया गया, तो तुम जैसे मेरे साथ ट्रीट करोगे वैसे सलमान खान के साथ ट्रीट करोगे। वही लिखा गया है कि इच्छा शक्ति की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा पक्ष है, एक तो हो गया कानून, दूसरा पक्ष है कि विधि के उल्लंघन के सिवा। देखिए एक केस आया था निर्भया केस, आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। निर्भया केस में जो 5 आरोपी थे, 5 आरोपियों में से 4 को फांसी दे दी गई, लेकिन एक जो था बच गया क्योंकि वो नाबालिग था। इन लोगों का एज 18 प्लस था और इसका एज 18 से कम था। इसका एज 18 माइनस था, मतलब 18 से कम था। तो 18 से कम होने के कारण कानून ही नहीं था हमारे देश में 18 साल से कम की उम्र के बच्चों को हम फांसी दे दें, ऐसा कोई कानून नहीं था। तो विधि क्या कहता है कि विधि के उल्लंघन के सिवाय, अगर हम कानून का उल्लंघन करते हैं तभी हमको सजा मिलेगा। वो लड़का कानून का उल्लंघन तो किया था, किसी के साथ रेप किया था, लेकिन रेफ करने के रेफ करने का टाइम उसका उम्र क्या था? 18 साल से कम था। तो उस सिचुएशन में हमारे देश में कोई विधि नहीं थी, कोई कानून नहीं थी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। अंततः एक सुधार गृह में भेजा गया, बाद में उसको छोड़ दिया गया। तो वही बात है कि विधि के सिवा हम उसको दंडित नहीं कर सकते। हम चाहते थे उसको फांसी दे सकते थे, लेकिन उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था हमारे संविधान में, तो बच गया। वही कहते हैं दंडित नहीं किया जा सकता। अरे अब दूसरा कह रहा है विधि के समक्ष समता आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंच नीच अधिकारी गैर कानून के ऊपर नहीं है, सब कानून में है। विधि के समक्ष समता कहता है कि सब कानून के द्वारा ही निहित है, कोई अलग नहीं है। खैर कि व्यक्तिगत अधिकारियों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारियों का परिणाम, जैसे कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। कहने का मतलब है जो तीसरा कंडीशन है, हमारे संविधान, जो तीसरा कंडीशन दिया गया हमारे संविधान में लागू नहीं होता, हमारे देश में लागू नहीं होता। हमारा जो संविधान है, हमारे जितने भी अधिकार है संविधान से मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान के जो अधिकार हमसे जुड़ा हुआ है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है क्योंकि भारत में संविधान का शासन है। लेकिन जो स्टेटमेंट ऊपर वाला है ना कि व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता ही संविधान की व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखा गया है कि पहले और दूसरे कारक भारतीय संविधान में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। अगर संविधान नहीं होता तो इस लड़के को फांसी हो जाती, जो 18 साल के कम उम्र का था। अगर संविधान नहीं होता, संविधान में कानून नहीं होते, तो सलमान खान को जेल नहीं होता। सलमान खान जेल गया था ना, टाइगर को जेल हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। तो वही बात है कि सलमान खान को जेल नहीं होता क्योंकि कानून है। तो वही हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो कानून पर चलती है। किसी के जितने भी लोगों को अधिकार मिलेगा सब संविधान दिया हुआ है। वही है, सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूल तत्व है, इसलिए किसी व्यक्ति की तरफ यहाँ तक संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने कहने का मतलब है कि हमारे देश ने जो संविधान है, जो हमारे विधि का शासन है, और यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं। आप चाहते हैं कि हम संविधान में संशोधन करके विधि के शासन को समाप्त कर दें, मतलब क्या आप लोगों के हिसाब से, बड़े बड़े अमीरों के हिसाब से कानून बनेगा? बिल्कुल नहीं। कानून के हिसाब से तुम सबको चलना पड़ेगा, यही विधि का शासन है। तुम्हारे वैसे कानून नहीं चलेगा। इसको आप संविधान संशोधन करके भी हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि केशवानंद भारती केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत देता है, कहता है कि आप चेंज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन जो हमारी जो समता के अपवाद भी है, कुछ अपवाद भी देख, हमारे कुछ आइडियोलिस्टिक चीजें होती हैं, जो आइडियल होता है। आइडियल मतलब होता है कि मानक रूप होता है, जो माना जाता है कि भाई एक मानक समझ रहे हैं ना आप लोग। मानक का, आइडियल का मतलब होता है कि जैसे भगवान, ईश्वर क्या है, भगवान राम का एक आइडियल है। लोग आइडियल क्यों मानता है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वैसा मर्यादा मानने वाले इस संसार में कोई है नहीं है, उनको आइडियल माना जाता है। वैसे ही है समता की
अगर समता को हम आइडियल मांगते हैं, सबको हम समान व्यवहार करेंगे, लेकिन उसका कुछ अपवाद है, अपवाद को हम छोड़ के नहीं चल सकते, देखना पड़ेगा। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके अतिरिक्त कई संवैधानिक निषेध एवं अपवाद भी हैं जिसका वर्णन नीचे किया गया है। कार्य अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। मगर अगर कोई देश का राष्ट्रपति या राज्यपाल 5 साल के लिए चुना जाता है और अपने कार्यकाल में, तो उस कार्यकाल के दौरान उसने कोई क्राइम कर दिया हो, किसी प्रकार का गुनाह कर दिया, उसको किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा, कोई उसको न्यायालय में नहीं बुला सकता। उस सिचुएशन में न्यायालय आर्टिकल 361 उनको सुरक्षा देता है कि आपको कोई न्यायालय, कहने का मतलब है देश के अगर राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा प्रधान है, अगर न्यायालय में चला जाए, खड़ा हो जाए, फिर देश के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या इज्जत रह जाएगी आप लोग बताइए। क्योंकि हमारे देश का जो न्यूज है पूरा विश्व में वायरल होता है। तो अगर न्यूज विश्व में देखेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति है जो देश का सबसे बड़ा प्रधान है, वह न्यायालय में उस पर केस चल रहा है, इसलिए उसको रोका गया है। अगर उसका जो अगर उस पर कोई अगर जघन्य केस है तो पहले उसको राष्ट्रपति पद से हटना पड़ेगा, उसके बाद उस पर काम क्राइम में कुछ भी काम हो तो उस पर चलेगा, उस पर कार्रवाई चलेगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दांडी कार्रवाई चालू या प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम राज्यपाल पर केस कर दें, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके जब तक वो राज्यपाल है, जब तक वो राष्ट्रपति है, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की पदावधि के दौरान, पदावधि का मतलब होता है उसको पद है, जब तक वो पद पर बैठा है उसके दौरान उसकी गिरफ्तारी, कारावास या किसी अन्य प्रकार से कोई प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि जो हमारे संविधान में राष्ट्रपति राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत समर्थन से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, इस दीवानी का मतलब होता है जैसे उनका घर परिवार में कोई झगड़ा है, जमीन का लेकर झगड़ा है, किसी प्रकार का मुद्दा है, शादी विवाह का लेकर मुद्दा है, कोई तलाक का लेकर मुद्दा है, इस सब मुद्दा को हम दीवानी मामला, क्राइम, एक होता है क्रिमिनल, एक होता है सिविल, तो सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना 2 महीने पहले किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति के देश के उसके ऊपर आप सिविल मामला चलाना चाहते हैं तो 2 महीना पहले उसको बता देंगे आप कि हाँ आपके ऊपर हम केस फाइल करने वाले हैं, इसलिए आप जमीन में हथियार लिए हैं, तो क्या आपको टिकट देगा? आपको लगता है? वही बात किया गया कि 2 महीना पहले आपको उसको बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। तो बताइए 2 महीना में आप कीजिएगा तो उसके पहले सेटलमेंट का सब फाइनेंस होता है। मैंने ऐसा नहीं होता है कि किसी राष्ट्रपति को ऐसा देखने को मिले, लेकिन प्रावधान है तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु पर प्रकाश समाचार में या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल, दीवानी का मतलब होता है सिविल मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चला। अगर कोई संसद है, कोई सांसद है, अगर संसद भवन में उसकी कोई भी कार्रवाई हो रही है, अगर प्रत्यक्ष कार्रवाई हो रही है, संसद भवन के जो अंदर के जितने भी कार्रवाई सबको बाहर से छूट दिया, कोई उस पर केस नहीं कर सकता। सदन या दोनों सदनों में से किसी एक सत्य कार्रवाई से संबंधित कोई विषय हो, अगर हमारे देश के जो सांसद लोग हैं, अगर वो उन कुछ भी बोलते हैं संसद भवन, देखते नहीं संसद भवन कुछ भी बोलना है, कुर्सी पटकना है, उठना है, चिल्लाना है, एक उनके खिलाफ कोई बाहर कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे संविधान उनको बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि वही तो हमारे देश चलाने वाले हैं, मूल रूप से तो जनता उन्हीं को चुन के भेजी है लोकतंत्र में, तो उन पे अगर कार्रवाई कैसे हो सकती है? तो आर्टिकल 361 उनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जो आर्टिकल 105 दिया गया है हमारे संविधान में, वो आर्टिकल 5 सांसदों को बचाता है। किस लिए? कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे अगर कोई सांसद में विचार रखता है तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती, उसके विचार, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का कोई सांसद अपना विचार दे रहा है कि आप ऐसे गलत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं उसको बाहर उस पर केस चलवा दे। आप इस केस से उनको बचाने के लिए संविधान में आर्टिकल 105 दिया गया, आप ऐसा कोई कार्रवाई आप कर ही नहीं सकते, उनको बचाने के लिए बात की गई है। वही है जो राज्य विधानमंडल, सेम है 194, यहाँ पे 105, यहाँ पे 194 आर्टिकल है। इसी में जो राज्य विधानमंडल है वहाँ पे जो विधायक है उनको उनकी बातों के विरुद्ध भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं है, विधायकों को बचाया गया यहाँ पे। जो यहाँ पे दिया गया ना कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 33 को अनुच्छेद 14 का अपवाद है कुछ, क्योंकि कुछ यहाँ पे अपवाद वगैरह भी दिया गया है
जो 31 ग है, आप बताया था, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि संपत्ति से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है तो उसके खिलाफ 29 से की धारा, मतलब इसके बारे में कुछ प्रावधान है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम पढ़ के बताएं। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मतलब कहाँ कहाँ विभेद दिया गया है उन विभेदों को मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 361 याद रखिएगा, आर्टिकल 105 याद रखिएगा, कहाँ कहाँ किन किन को अपवाद के स्वरूप में बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्टिकल 14 में ये सब बताया गया है। अब आर्टिकल हम लोग 15 देखेंगे, आर्टिकल 15, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब अनुच्छेद 15 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 15 के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ है क्रीमी लेयर का सिद्धांत, इसी जुड़ा हुआ आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि एजुकेशन से आरक्षण से जुड़ा हुआ बात है। आर्टिकल 15, 16 पे से लिप्त है। इन सब बातों को हम देखने के प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस चैनल पे आप लोगों को पूरा A to Z आप पॉलिटी में पढ़ाने वाला हूँ, जो हमारे भारत की राज्य व्यवस्था है, इस सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं लक्ष्मीकांत से। आप बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक चैप्टर पढ़िए और की पॉइंट लिखते जाइए, कॉपी नोट्स तैयार करते जाइए, बहुत काम आएगा। जो आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ से देखिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा आप लोगों को। चलिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।